इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अंगल सिख युद्ध के बारे में। 10 गुरुओं के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लो। देखो, 10 गुरुओं के बारे में मैंने आपको बताया था। जो लास्ट गुरु थे उनका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ये ऐलान कर दिया था कि मैं अंतिम गुरु हूँ और मेरे बाद गुरु किसको माना जाएगा? तो गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु माना जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से ही सिख धर्म चलेगा, उसकी ही नीति अपनाएगा, ठीक है, उसकी शिक्षा अपनाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह थे, उनके एक प्रिय शिष्य थे जिसका नाम था बंदा बहादुर, जिनका रियल नेम था लक्ष्मण देव, ठीक है। गुरु गोविंद के बाद एक सेनायक के रूप में आते हैं, ठीक है, एक शासक के रूप में आते हैं। और सिख धर्म को संभालने का कार्य किसी के पास तो जाना था भाई, तो राजनीतिक रूप और सैनिक रूप में कौन आते हैं? तो बंदा बहादुर, जो खुद को गुरु का बंदा कहते हैं, ठीक है। अब उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। बंदा बहादुर का जन्म 16 अक्टूबर 1670 में हुआ। कहाँ पर? रजौरी में। ये वहाँ की एक तहसील है, काकी कश्मीर की, ठीक है। कहाँ पर ये जगह? कश्मीर में है। उनकी मृत्यु 16 जून 1716 में हुई थी। तो किसके द्वारा इनकी मृत्यु करवाई गई थी? फर्रुखसियर द्वारा, ठीक है, दिल्ली में। और ये एक प्रसिद्ध सिख सैनिक और राजनीतिक नेता के रूप में सामने आते हैं, ठीक है। किसके बाद? गुरु गोविंद के बाद। इनके बचपन का नाम होता है लक्ष्मण देव। बंदा सिंह बहादुर यमुना और सतलज के प्रदेश को अपने अधिकार में लेकर लोहगढ़ को मजबूत करता है और उसको अपनी राजधानी बनाता है। खालसा के नाम से शासन करते हुए 2 तरह के सिक्के चलाता है, ठीक है। एक गुरु नानक के और गुरु गोविंद के नाम के सिक्के चलाते हैं सिख धर्म में। और हाँ, 16 जून को, हाँ मैंने पहले बताया था कि फर्रुखसियर द्वारा इनकी मृत्यु करा दी जाती है, ठीक है। पानीपत की लड़ाई के बाद सिखों को बढ़ने का मौका मिलता है। अब यहाँ पर बंदा सिंह बहादुर है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा। तो भाई पानीपत की आपको एक लड़ाई याद होगी, जो मैं तीसरा पानीपत का युद्ध बताया था, जो मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। तो वो युद्ध चल रहा होता है तो सिख धर्म को उभरने का मौका मिलता है, ठीक है। और जो पूरा पंजाब था खालसा में बढ़ जाता है। फिर वो धीरे धीरे 12 मिसल का निर्माण होने लगता है, ठीक है। ये 12 मिसल क्या थी? तो ये छोटे छोटे राज्य थे, तो अपने आप में जो स्वतंत्र थे, ठीक है, इनका अपना प्रशासन होता था, अपना कानून होता था। बात सिख धर्म पर आती थी तो ये सब एकजुट होकर उसका मुकाबला करते थे जो इनके अगेंस्ट में होते थे, ठीक है। तो भाई इन 12 मिसलों में से 2 महत्वपूर्ण मिसल थी, मतलब जो ताकतवर राज्य थे, ठीक है, जो 2 ग्रुप थे। एक था भंगी मिसल और दूसरा था सुकेर चकिया मिसल। जो सुकेर चकिया मिसल था उसका एक शासक था जिसका नाम था राजा रणजीत सिंह। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य है, उनके बारे में जान लेते हैं। जो राजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने 12 मिसलों को एकजुट करने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी हो गए थे, ठीक है। इनके बाद कोई 12 मिसल नहीं थी। हर बार पेपर में इनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्या महत्वपूर्ण काम था, क्या 12 मिसल को जोड़ने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो राजा रणजीत सिंह का था। अब राजा रणजीत सिंह के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम था महाराणा रणजीत सिंह। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 में हुआ था। कहाँ? गुजरवाला में, ठीक है। पिता का नाम था महासिंह, माता जी का नाम था राजकौर, और जो पत्नी थे, देखो इनकी वैसे तो भोती, चल की बात कर ले, महतवा की बात कर ले, है ना, भोती, उनके बारे में बात नहीं करते भी। इन्होंने उपाधि महाराणा की उपाधि ली थी, ठीक है। इनका शासनकाल 801 से 839 तक था। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु 27 जून 1839 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लाहौर में हुई थी। भाई हमने इनके बारे में पूरा जान लिया है। अब बात करेंगे इनके कार्यकाल की, ठीक है। इन्होंने क्या किया? तो एक घटना होती है, एक अफगान के राजा होता है जिसका नाम होता है जमन शाह, और राजा रणजीत सिंह में एक युद्ध होता है। तो मैं देखो बेसिक स्टोरी है भाई, मैं सीधा ना आपको टू द पॉइंट बताता चल रहा हूँ, ठीक है। मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ ना। आपसे पेपर में पूछा जाता है ना, आपका कंपटीशन पेपर आप देने जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर टू द पॉइंट बात करेंगे। क्या घटना होती है? राजा रणजीत सिंह और अफगान के शासक जिनका नाम था जमन शाह, उनके बीच में एक युद्ध होता है। ये युद्ध में क्या होता है? जब राजा रणजीत सिंह किसको हरा देते हैं? जमन शाह को। तो जमन शाह जैसी भगता है कहाँ पर? वापिस अफगानिस्तान में। तो जो इसकी 12 तोप है वो चिनाब नदी में गिर जाती है, जिसको राजा रणजीत सिंह निकलवा के वापस कर देता है। उससे जमन शाह खुश होकर राजा रणजीत को आज्ञा देता है कि आप लाहौर तक अपनी साम्राज्य का विस्तार कर सकते हो, ठीक है। और ये अंग्रेज देख भी रहे थे, जहाँ पर उन्होंने बक्सर और प्लासी के युद्ध में हरा दिया था, बंगाल पे कब्जा पा लिया था, मैसूर पे कब्जा पा लिया था, मराठाओं पे कब्जा पा लिया था। अब उनकी नज़र थी कहाँ पर? सिखों पर।
सिखों की भाई दो राजधानी बनती है, एक धार्मिक राजधानी कहाँ बनती है, अमृतसर में, और जो राजनीतिक राजधानी बनती है वो कहाँ पर बनती है, लाहौर में। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर होती है। अब चलते हैं हम अमृतसर की सिंधी। अमृतसर की सिंधी कब थी, 1808 में पहली सिंधी हुई थी। ये सिंधी क्यों हुई थी मैं बता देता हूँ। जहाँ तक मैंने बुक पढ़ी है, यहाँ पर दो स्टोरी मैटर करती है। दो स्टोरी मैटर क्या करती है, ऐसा कहा जाता है जो रूस और फ्रांस था आपस में गुट बना के भारत पर हमला करना चाह रहा था। क्यों चाह रहा था, रीज़न क्या था, यहाँ पर जो फ्रांस को खदेड़ कर बाहर निकाल दिया था किन्ने, ब्रिटिश ने। ठीक है, तो वो अपना दबदबा दिखाना चाह रहा था, इसलिए वो रूस के साथ संधि करके अपना दबदबा दिखाना चाहता था। और उसको ये भी पता लग गया था कि अंग्रेज अब यहाँ पर लड़ाई जीत रहे हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में पहुँचते हैं राजा रणजीत सिंह के पास अमृतसर की संधि करने के लिए, जिसकी क्या शर्तें थी। देखो, अगर कोई भारी आक्रमण होता है तो अंग्रेज इनकी हेल्प करेंगे, और अगर सिखों पे कुछ भारी आक्रमण होता है तो अंग्रेज उनकी हेल्प करेंगे। अगर अंग्रेज़ों पे कोई आक्रमण होता है तो राजा रणजीत सिंह उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि उस टाइम राजा रणजीत बहुत मजबूत थे, इनकी सेना का विस्तार बहुत था और उन्होंने अपनी सीमा दूर दूर तक फैला रखी थी। ठीक है, और अंग्रेज दूसरी शर्त क्या रखते हैं, जो सतलुज नदी है उसके पूर्व का क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेगा और जो उसका पश्चिम का क्षेत्र है वो राजा रणजीत सिंह के नियंत्रण में रहेगा। तो यहाँ पर राजा रणजीत सिंह का रिप्लाई क्या आता है, देखो अंग्रेजों के लिए कि अफगानों और सिखों के बीच में जब लड़ाई होगी तो अंग्रेज उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरी शर्त थी कि जो मालवा का क्षेत्र है वो राजा रणजीत सिंह को देना होगा, जो कहाँ पर था, पूर्व में था। अंग्रेज इस शर्त को मानने से इनकार कर देते हैं तो ये संधि नहीं होती। ठीक है, फिर क्या होता है, जो मालवा का क्षेत्र है, ठीक है, मालवा का क्षेत्र है जो उस पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं कौन, राजा रणजीत सिंह। अंग्रेज उनको असफल कर देते हैं। ठीक है, फिर होती है एक और अमृतसर की संधि जो सफल होती है। वो कब होती है, 1809 में, जिसमें क्या तय होता है मैं आपको बताता हूँ। जो ये है अमृतसर की दूसरी संधि है, पहली तो असफल होगी, ये दूसरी संधि है। ठीक है, ये ध्यान रखना अमृतसर की। और क्यों होती है वही संधि, क्योंकि जो मालवा का क्षेत्र जो था, जो राजा रणजीत सिंह पाना चाहता था लेकिन वो असफल रहता है, तो उसके बाद होती है दूसरी अमृतसर की संधि। ये कब होती है, 1809 में होती है। भाई एक तरफ थे राजा रणजीत सिंह और दूसरी तरफ थे अंग्रेज। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, चार्ल्स मैटकॉफ। और चार्ल्स मैटकॉफ को किसने भेजा था, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने भेजा था। संधि के तहत क्या होता है, इस संधि के तहत होता है जो राजा रणजीत सिंह थे वो जो मालवा के क्षेत्र को अपनाने के लिए कह रहे थे तो उसकी साफ साफ मना कर देते कौन, अंग्रेज। ठीक है, वो कहते हैं पूर्व के क्षेत्र पे अंग्रेजों का राज होगा, ब्रिटिश कंपनी का राज होगा, और जो पश्चिम का क्षेत्र है वो राजा रणजीत के नियंत्रण में रहेगा। अगर इसके पार कोई सीमा का उल्लंघन करता है या संधि का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और इसको अंग्रेजों की एक षड्यंत्र के रूप में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, और कई बुक में भी लिखा है और कई राइटर भी बोलते हैं। तो रणजीत सिंह शुरू से ही मालवा का क्षेत्र लेने की कह रहे थे तो उनकी मना कर देते हैं। ठीक है, बस ये चेंज होता है पहली की संधि और इसकी और ये वाली संधि में। ठीक है, ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको भी क्या बताया, ये अमृतसर की संधि का हुई थी 1809 में। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, मैटकॉफ कर रहे थे। ठीक है, ये तय होता है कि पूर्व का क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी का रहेगा और मालवा का क्षेत्र जो पूर्व में आता था वो भी ब्रिटिश कंपनी का रहेगा, और जो पश्चिम सीमा वाला क्षेत्र है वो राजा रणजीत सिंह का रहेगा। ठीक है, क्या करते हैं जो राजा रणजीत सिंह होते हैं अपने साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट कर देते हैं। वो मुल्तान पे विजय प्राप्त करते हैं, फिर काटक पर, और फिर धीरे धीरे कश्मीर पर अपने विजय हासिल कर लेते हैं। वहाँ से उन्हें कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। कि लास्ट जो युद्ध होता है, जो लास्ट विजय होती है वो होता है पेशावर पर विजय, जो कब होती है 1832 में। ठीक है, उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 1839 में। फिर चालू होता है उनके उत्तराधिकार का दौर। देखो, राजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसके वंशज आए थे। राजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हो गई थी, 1839 में। चालू होता है उत्तराधिकार का दौर। ठीक है, सबसे पहले जो इनके बड़े बेटे थे खड़क सिंह को अगला शासक बनाया जाता है। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद नव निहाल सिंह को अगला शासक बनाया जाता है। फिर चंद्रकौर कौन थी, निहाल की बेटी थी। ठीक है, फिर चंद्रकौर के बाद शेर सिंह को अगला शासक बनाया जाता है। और जो लास्ट में बचते हैं राजा रणजीत सिंह थे, उनके लास्ट वंशज होते हैं राजा दिलीप सिंह। ठीक है, ये अगले शासक बन के आते हैं, लेकिन ये अयोग्य थे। क्यों थे भाई,
कि भाई इनकी उम्र तो देखो बहुत कम थी, ये मात्र 5 वर्ष के थे, ठीक है। और संरक्षक के रूप में कौन आती है, रानी जिंदल, जो किसकी पत्नी थी, राजा रणजीत सिंह की पत्नी थी, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो उससे पहले मैं आपको सतलुज नदी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि सारा मैटर इसी पे था भाई। सतलुज नदी की जो सहायक नदी आपको दिख रही होगी, चिनाब है, ठीक है, झेलम है। और जो सतलुज नदी है ये तिब्बत के कैलाश पर्वत के दक्षिण से निकलती है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो राजा रणजीत सिंह के लास्ट वंशज है जिनका नाम है दिलीप सिंह। इनके और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सिख एंग्लो युद्ध। युद्ध के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने टेबल के माध्यम से आपको बता रखा है, पहले में मैंने संख्या लिख रखी है, दूसरे में वर्ष लिख रखा है, बाद में उसका रीज़न लिख रखा है, और समाप्ति कौन सी संधि से हुई थी वो लिख रखा है, और गवर्नर लिख रखा है उस टाइम के, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख रखी है। यही फर्स्ट युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी हम डेट देख लेते हैं, ठीक है, कब से कब तक चला है। ये तो 1 साल चला है युद्ध, ठीक है, 1845 से 1846 तक। इसका जो रीज़न बना वो क्या बना, सतलुज नदी के सीमा विवाद। जैसे कि आपको पता है राजा रणजीत सिंह के समय से ही इन दोनों में संधि हो गई थी, जो अमृतसर की संधि थी। कोई एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं आएगा, लेकिन जो अंग्रेज़ थे इनकी नज़र किस पे थी, की जो नज़र थी वो शुरू से सिख पे रही थी। बस ये एक मौका ढूंढ रहे थे कब हाँ इन पर आक्रमण करके इनका क्षेत्र अपना लेते हैं, ठीक है, और जो पंजाब पे हमारा राज होगा। जैसे कि आपको याद होगा राजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में एक संधि हुई थी, जिसको हम अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। में ये तय हुआ था कि पश्चिम में ना तो अंग्रेज़ आएंगे और पूर्व में सिख नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं अंग्रेज़। क्या करते हैं अंग्रेज़, जो पश्चिम की सीमा है वहाँ पर अपने सैनिकों को तैनात कर देते हैं, ठीक है। इस बात की भिनक पड़ती है कि इनको सिखों को, भाई इसी क्रम में जो सिख सैनिक होते हैं वो सीमा पार कर देते हैं। कौन सी सीमा पार कर देते हैं, तो पूर्व की सीमा पार कर देते हैं, जो किसके अंडर में थी, अंग्रेज़ों के अंडर में थी। और जो पश्चिम की सीमा थी वो किसके अंडर में थी, जो पश्चिम का क्षेत्र था तो किसके अंडर में था, तो राजा रणजीत मतलब सिखों के अंडर में था। भाई देखो अमृतसर की संधि टूट जाती है, फिर होता है अगल सिख युद्ध, ठीक है। फर्स्ट की यहाँ पर बात हो रही है। भाई जो ये युद्ध होता है वो 4 क्षेत्र में होता है। वो 4 क्षेत्र के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको महत्वपूर्ण बात है वहाँ पर देखो। पहला होता है मुदगी का युद्ध, कब होता है, 1845 में, जिसमें सिख हार जाते हैं। उसके बाद होता है फिरोजापुर का युद्ध, जिसमें सिखों की पराजय होती है, और ये कब होता है, 1845 में, ठीक है। और तीसरा युद्ध, तीसरे क्षेत्र का युद्ध की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो तीसरा होता है वो होता है अलीबाल का युद्ध, जिसमें भी सिख की पराजय होती है, जो कब होता है, 1846 में। और चौथा होता है सुबराव का युद्ध, जिसमें सिखों की पराजय होती है, ठीक है, ये भी 46 में होता है। इन चारों युद्धों में सिख सेना पराजय हो जाती है। अब सिख यहाँ बुरी तरह हार जाते हैं, ठीक है। फिर होती है लाहौर की संधि, जो कब होती है, 9 मार्च 1846 में। इस संधि की क्या क्या शर्तें थी वो समझ लेते हैं। देखो शर्तें ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये बहुत पूछी जाती है। जो सतलुज नदी है उसके पूर्व का क्षेत्र और जालंधर के दोआब का क्षेत्र, मतलब 2 नदी के बीच का क्षेत्र किसको देना होगा, अंग्रेजों को देना होगा। सिखों को 15 लाख रुपए देने होंगे, ये भुगतान था, ठीक है। किस चीज़ का भुगतान था, तो युद्ध का भुगतान था। किसको देने होंगे, अंग्रेजों को देने होंगे। देखो भाई शर्तें तो और थी, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने लिखी नहीं, आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। अंग्रेज लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगा देते हैं, ठीक है। जो सिख थे वो 50 लाख रुपए तो अंग्रेजों को नकद दे देते हैं, लेकिन जो 1 करोड़ थे, सिख क्या करते, 1 करोड़ के बदले कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथों बेच देते। 5वीं शर्त सुन लो, 5वीं या चौथी शर्त सुन लो इनकी। ये क्या करते हैं, सिखों को बोलते हैं कि आपको अपनी सेना में कम सैनिक रखने होंगे, और जिसमें से आधे कौन होंगे, अंग्रेज सैनिक होंगे। इस सेना में क्या करेंगे, गुप्तचर का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से सीधा सीधा भाई ये मतलब है। और सिख सेना में एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया, जिसकी आज्ञा बिना सिख सेना में कोई बाहर का व्यक्ति भर्ती नहीं हो सकता, ठीक है, परमिशन के बिना। सिखों को ये सारी शर्तें मंजूर नहीं थी, ठीक है। वो फिर क्या करते, विद्रोह करते हैं, और इस विद्रोह को बहुत आसानी से दबा देते हैं। कौन, अंग्रेज बहुत आसानी से दबा देते हैं। फिर होती है भैरवाल की संधि, जो कब होती है,
16 दिसंबर 1846 में। भाई देखो, इस संधि की जो समझौते की शर्तें सुन लो। जो रानी जिंदल है उसकी सुरक्षिता को समाप्त करके उनको पेंसिल देके घर पर बिठा दिया जाए। और अंग्रेजों ने 8 सरदारों की एक परिषद बनाई जो राज्य का देखभाल करेगी। ठीक है, इस शर्त के मुताबिक ये हुआ था। प्रथम सिख एंग्लो युद्ध में गवर्नर कौन थे? तो हॉर्डिंग थे। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग। 2 अपमानजनक संधि हुई थी किसके साथ? सिखों के साथ। ठीक है, बहुत अपमानजनक संधि थी ये। अब सुन लो, दूसरा युद्ध चला भाई 1 साल, 48 से 49 तक। ठीक है, इस युद्ध का भाई क्या कारण था वो बताएंगे। तो जो इसका कारण था, मूल राज ने राजस्व देने से इनकार कर दिया था। किसको? अंग्रेजों को। अब इसके पीछे थोड़ी बेसिक स्टोरी आप सुन लो। जो मुल्तान के क्षेत्र का शासक अंग्रेजों के नियंत्रण में काम करता था। ठीक है, उस टाइम वहाँ का दीवान कौन था? तो मूल राज था। क्या स्टोरी होती है, जो अंग्रेज है इनसे बहुत राजस्व जो राज्य की आय उसकी मांग करते हैं, तो यहाँ पर जो मूल राज्य है वो देने से मना कर देता है। अंग्रेज यहाँ पर क्या करते हैं कि एक नए सिख गवर्नर को यहाँ पर नियुक्त करते हैं, उनके साथ 2 अधिकारी भेजते हैं। ठीक है, और उस टाइम मूल राज के साथ उनकी प्रजा और उनकी सेना और सिख समुदाय के जो शासक थे उनके साथ खड़े रहते हैं। ठीक है, मतलब उनके साथ ज्वाइन होते हैं। वो कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे, आप अकेले नहीं हो। तो क्या करते हैं, ये दोनों अधिकारियों की हत्या कर देते हैं। भाई ये बात पता लगती है डलहौजी को। ठीक है, डलहौजी को थे जिन्होंने हड़प नीति चलाई थी। ठीक है, ये पहुंच जाते हैं अपनी सेना को लेके का मुल्तान, जहाँ पर सिखों की होती है पराजय। ये युद्ध होते हैं 3 एरिया में, जैसे कि 3 क्षेत्र में, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, फर्स्ट युद्ध में बताया था। ठीक है, यहाँ भी 3 क्षेत्रों में युद्ध होते हैं। जो एक युद्ध होता है वो होता है रामनगर में, जो कब होता है? 1848 में, जिसमें अंग्रेज विजय होते हैं। फिर होता है चिलियावाला, ऐसे कुछ नाम है, चिलियावाला का युद्ध, जो कब होता है? 49 में। ठीक है, जिसमें कौन जीतते हैं? देखो, दूसरे युद्ध में कौन जीतते हैं? सिख जीत जाते हैं। फिर होता है तीसरा युद्ध, जो कहाँ पर होता है? गुजरात नगर में। इसमें ये भी 49 में होता है, जिसमें अंग्रेज की विजय होती है और सिखों की यहाँ पर हार हो जाती है। फिर रानी जिंदल और दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पर होता है पूरा टॉपिक ख़त्म। मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना भाई। तो लगभग भारत पे किसका राज है? अंग्रेजों को। अब ये अपनी नीति चलाते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में।